अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। पिछले बहुत दिन से पूरे देश में चर्चा है बाबा राम रहीम के कारनामों की, और जब अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया, 1 लाख से ज्यादा लोग हरियाणा में सड़कों पर उतर आए। लोगों के मन में सवाल उठे, आखिर सरकार ने लोगों को रोका क्यों नहीं? बाबाओं को हेलीकॉप्टर से रोहतक की जेल ले जाया गया। लोगों ने पूछा, यह वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। 30 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, ऐसे इल्जामात की सफाई देने के लिए सबसे बेहतर हैं जो शख्स, उनको आपकी अदालत में आज हम पेश कर रहे हैं। प्लीज वेलकम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आपकी अदालत के आज इस खास शो के लिए जज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर दिवाकर। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिवाकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले मैं मनोहर लाल जी आप पर इल्जाम लगाऊं, एक नजर डालेंगे मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल करियर पर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर 40 साल से राजनीति में हैं। मनोहर लाल खट्टर 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे, लेकिन ये हमेशा लो प्रोफाइल रहे। हरियाणा में बीजेपी के संगठन मंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला। पिछले लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में बीजेपी की प्रचार अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया। पार्टी ने रिकॉर्ड 10 में से 7 सीटें जीती। करनाल से असेंबली इलेक्शन लड़कर पहली बार एमएलए बने मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद थे। आपकी अदालत में मनोहर लाल खट्टर अपनी पैरवी खुद करेंगे। मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। आपकी अदालत में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने बाबा राम रहीम के सामने समर्पण कर दिया। मनोहर लाल जी, जिस समय रजत जी, मैं बीच में थोड़ा आपको टोकना चाहूंगा। सवाल पूछने से पहले ही? हाँ, पहले ही। मैं चूंकि किसी अदालत में पहली बार आरोपी बना हूं, मुझे इस प्रकार जानकारी है कि कोई आरोपी होता है तो उसका कोई वकील भी होता है, कोई उसके तरफ जरा भी करता है उसके हिसाब से। क्योंकि आज मैं खुद ही आरोपी हूँ, खुद ही मुझे अपना वकील बनना होगा, खुद ही सारा केस लड़ना होगा। लेकिन इससे पहले आप आरोप लगाएं, कम से कम शपथ तो दिला दीजिए। कोई गीता, कोई संविधान, अगर कोई गीता की प्रति, के संविधान की प्रति किसी के पास हो तो मैं उसकी शपथ लेकर के अपनी बात कहूंगा। आप मेरी बस शपथ मत खाइए, मैं किसी भी चीज की खा ली नहीं, मेरे पास गीता है, मैं हमेशा अपने पास गीता रखता हूँ। जी, तो अगर कोई आए तो गीता मेरे सामने रखे तो मैं शपथ लूंगा। हाँ, आइए, वो बेटी आएगी। मैं गीता की शपथ लेकर कहूंगा कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, केवल सिवाय जब मुझे मुख्यमंत्री की गोपनीयता की शपथ के कारण से वो जानकारी देना संभव ना हो, केवल वही रोक के रखी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। जिस अंदाज में जब बाबा राम रहीम के बारे में कोर्ट को सजा सुनानी थी, उससे पहले ही पंचकुला में, उसके आसपास हरियाणा की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए
तो लगा कि आपने उनको इकट्ठा होने दिया। बाबा राम रहीम का प्रेशर था, उनके सामने सरेंडर कर दिया, लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, आप डर गए। देखिए रजत जी, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमारे सामने विषय था कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अगर राम रहीम कोर्ट में पेश नहीं होते और कोई भी बहाना लगाते हैं किसी प्रकार का, आज तो जो नुकसान होगा उनके यहाँ आने पर कितना होगा कितना नहीं होगा इसका पोस्टमार्टम बाद में होता रहेगा, लेकिन हमने जो विजुअलाइज किया और जो हमने उसका पूर्व अनुमान लगाया, अगर कहीं बाबा को सिरसा के डेरे में से निकालना पड़ जाता, डेरे के अंदर लगभग 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है और उनके अनुयायी कई लाखों के उनके अनुयायी हैं, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि हमने उनको ना आने के लिए कोई बहाना दे दिया और डेरे में से निकालना पड़ गया, तो लाख लोग अंदर होंगे, बीच में फोर्सेज होंगी, 1 लाख लोग बाहर होंगे, उस समय क्या दृश्य बनेगा इसकी कल्पना आप में से कोई कर सकता, आप कर सकते हैं जैसे आप कर सकते हैं। मनोहर जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि उनको बाहर नहीं निकालना था, बाहर तो निकालना ही था, कोर्ट में तो पेश करना ही था, ये तो आपको अदालत का आदेश था। उनके स्वागत के लिए 1 लाख लोग सड़कों पर आने दिए, वो प्रॉब्लम थी। हमने कोई स्वागत उनका नहीं करवाया था, क्योंकि उनको ना आने के लिए हमने कई प्रकार के मेजर्स लिए। हमने बसें रोक दी, हमने ट्रेन रोक दी, हमने 17 पंचकुला के इर्द गिर्द नाके लगाए, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो उनकी एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, उनकी एक जिसको कहना चाहिए अंधभक्ति जिसके कारण से है, जिनको कुछ पता नहीं है बाबा असलियत में क्या है। उनका जो एक बाहरी फेस है वो उनको बाबा का उनको पता है कि एक बाबा है और ये हमको प्रीच करता है, हमको कथा सुनाता है, इसकी फिल्में आती हैं, ये एक्टिंग करता है। उसके लालच में कुछ बहुत से अनपढ़ लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं वो पता नहीं किस किस रास्ते से अंदर आए और बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से लोग आए। मैं कहता हूँ पंजाब, क्योंकि पंचकुला की स्थिति अगर आप देखेंगे, आप नक्शा उठा के देखें, केवल 30% पंचकुला का शहर का हिस्सा वो हरियाणा के साथ लगता है। 70% बाउंड्री पंचकुला की या तो पंजाब के साथ है या चंडीगढ़ के साथ है। हिमाचल का और पंजाब का जो हाईवे है, हाईवे नंबर नेशनल हाईवे नंबर 22, वो एकदम ओपन है, उसको हम बंद नहीं कर सकते थे। आपको ये मालूम था कि किस तारीख को फैसला होना है? हमको मालूम था। आपको ये भी मालूम था वो जगह कौन सी है जहां पर फैसला होना है? ये भी मालूम था। आपको ये भी मालूम था ये बाबा बड़ा कमाल का है, इसके जो भक्त हैं वो अंध भक्त हैं? इतनी जानकारी मैंने आपको दी है। अच्छा, वो क्या करेंगे वहां पर ये भी आपको मालूम था? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके बारे में देखिए हम विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी है कि वो आते और आकर के उनको दोषी करार दिया जाता और चले जाते। उन्होंने आने के बाद कुछ किया हो ऐसा नहीं है। उनके जो फॉलोवर्स, सरकार की ताकत क्या रह गई? आपने कहा दफा 144 लगी है, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, और दफा 144 में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। दफा 144 का अर्थ ये होता है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि कोई 5 आदमी वेपन के साथ नहीं चल सकते। और ये हमने पूरी इसकी छानबीन की कि उनके जो लोग आए थे, उनके जो अंध भक्त थे, फॉलोवर्स थे, जो भी थे, उनके पास किसी के पास वेपन नहीं था। अगर उनके हाथ में आग मीडिया की सारी क्लिपिंग्स उठा कर देख लीजिए, उनके हाथ में यानी पेड़ों से तोड़े हुए कुछ डंडे जरूर मिले हैं, और वो पेड़ों से कहीं से भी कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। हमने पूरी उसकी छानबीन की, वेपन के साथ कोई व्यक्ति वहां नहीं था। जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए वेपन की भी जरूरत नहीं है, आपको उनको हटाना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं ऐसी कोशिश क्यों नहीं की गई कि लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाए? हमने जैसे बताया, हमारा जो सोचना था वो ये कि बाबा किसी भी तरीके से वहाँ उपस्थित होता है तो कल के संकट को बचाया जा सकता है। हमको ये भी ध्यान में है कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना पहले हो गई, 25 तारीख से पहले हो गई, तो एक पर्याप्त बड़ा ही कारण बन जाएगा कि वो राम रहीम अपने डेरे से चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि हमको 24 तारीख आधी रात तक भी ये पता नहीं है कि वो चल के आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो कौन से रूट से आएगा, वो हरियाणा के रूट से आएगा या पंजाब के रूट से आएगा, क्योंकि सिरसा चंडीगढ़ के दोनों रूट लगते हैं। ये भी नहीं पता कि वो अपने काफिले में आएगा, अपनी गाड़ी से आएगा या बाई एयर आएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार ये भी अनाउंस किया था कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और आते समय रास्ते में वो कहाँ रुकेगा, क्या करेगा, ऐसे कम से कम 9 ऐसे वायबिलिटी जो सिनेरियोज बनते थे, ऐसे 9 सिनेरियोज पर हमने काम किया। तो आप उससे पूछ ही रहे थे बाबा जी कौन से रास्ते से आओगे? हमने बहुत प्रयत्न किए। हमने ये भी सारे प्रयत्न किए, हमारी पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने। पहली बात तो कि बाबा किसी को मिलता नहीं था,
और अगर कोई बीच के आदमी मिलकर के बताते भी थे तो 3 दिन पहले कोई सीनियर था, 2 दिन पहले कुछ और था, 1 दिन पहले कुछ और था। वो भी हमको एक भ्रम में रखने की उनकी नीति, ऐसा मुझे लगता है। कह रहे हैं कि मिलता नहीं था। 15 अगस्त को 10 दिन पहले आपकी सरकार के 2 मंत्री बाबा के डेरे में गए थे, 50 लाख रुपए का चेक दे के आए थे। देखिए वही पूछ लेते उससे। हाँ, मैं कहता हूं उस समय की परिस्थिति ऐसी कोई नहीं, उनको पूछने के लिए हमने नहीं भेजा। वो गए अपने हिसाब से, जैसे अंधभक्ति जिसकी होती है या जिसका कोई फॉलोइंग होती है, उनकी अपनी श्रद्धा होती है, कोई कैसे जाता है। लेकिन हमने जिन 3 दिनों में ये प्रयत्न किया कि आपने चंडीगढ़ आना, कैसे आएंगे, इसका कोई सही उत्तर हमको नहीं मिला। लेकिन हमने हर प्रकार की परिस्थितियां ऐसी बनाई हुई थी कि कोई कारण ऐसा ना बने जिस कारण से बाबा को ये बहाना मिले कि मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, मैं मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दूंगा या किसी कारण से ऑर्डर को डिफाई करूंगा। अगर ऐसा कहीं हो जाता तो मुझे एक भयावह स्थिति दिखती है, एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए हमने उससे पहले कोई ऐसा चांस नहीं लिया जिसके कारण से बाबा को ये बहाना मिले। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लाखों लोग इकट्ठा होने दिया, उन लोगों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। ये ऐसे ही था कि जैसे शेर को बाहर बुलाने के लिए बकरी बांध देते हैं पेड़ से, कि बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए, लोग आपके साथ हैं। देखिए, आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई उदाहरण सिमिली दे सकते हैं। हमने अपनी सारी जो योजना इस प्रकार की बनाई कि बाबा को पेश होना चाहिए ताकि जो होना है वंस फॉर ऑल ये हो जाए। लेकिन जब वो आए अदालत में तो 200 गाड़ियां उनके साथ, क्या काफिला था, शान की सवारी, उसको तो रोक लेते। देखिए, आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया, सवाल बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हम कोई बहाना ऐसा उसको नहीं देना चाहते थे। बाबा का काफिला डेरे के अंदर से निकलता है और बाबा का केस जो था वो सीबीआई कोर्ट लड़ रही थी। सीबीआई कोर्ट और बाबा के बीच में मामला था। हमने कोई इस प्रकार का, सरकार का ऐसा रोल नहीं था कि हम रास्ते चलते रोकें किसी को, क्योंकि रास्ते में रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। वो 200 गाड़ी में आए, वो 1000 गाड़ी में आए, वो 2000 गाड़ी में आए, वो 8000 गाड़ी में आए, अगर कहीं उन गाड़ियों को रोकने का कारण वही बनता और रास्ते में फिर टसल होती कि मैं बाबा, यानी बाबा जो अगर अपने आप को कहता कि मैं तो वहाँ नहीं जाता, तो उसमें से परिस्थिति वही बनती। अब वो कितनी गाड़ियों में आए, हमारा गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं है। हमारा जो अर्थ है एक ही है कि बाबा को पेश होना चाहिए। बाबा नहीं आता और केवल गाड़ियां आ जाती, उसका भी क्या करना था हमने। बाबा आए, गाड़ियां कितनी आए, हमको कोई चिंता नहीं उसकी। लेकिन इंटेलिजेंस ने आपको बताया होगा कि बाबा कहाँ था, कौन सी गाड़ी में था, कैसे आ रहा है। हमको ये बताया गया कि उसके काफिले में 5 गाड़ियां चलती हैं और बाबा का जो काफिला है वो लगातार ऐसे ही चलता है। कोई पहली बार इतनी गाड़ियां आई ऐसा नहीं है, जहां भी वो जाता है इसी प्रकार के काफिले में जाता है। 5 गाड़ियां एक जैसी, एक कलर की होती हैं, किसी को ये पता नहीं होता ये वो किस गाड़ी में है। हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने अपने समाचार के हिसाब से बताया कि इस नंबर की इस गाड़ी में बाबा है, काली गाड़ी है और यहाँ ये उसका स्थान है। चूँकि हमको कोर्ट के अंदर, केवल कोर्ट ने कह रखा था 2 गाड़ियाँ अंदर जाएंगी। अब 2 गाड़ियाँ कौन सी अंदर जाएंगी, तो हम जो उहापों में थे कि वो कौन सी गाड़ी में हो सकते हैं, फिर भी हमारी इंटेलिजेंस को इस बात का श्रेय जाता है कि जो गाड़ी उन्होंने बताई वही गाड़ी, और उनके साथ सिक्योरिटी की जो गाड़ी, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी के वो थे इसलिए सिक्योरिटी की गाड़ी, वो 2 गाड़ी अंदर गई और उन्हीं गाड़ियों में से बाबा निकल के कोर्ट में पेश हुआ, उन्हीं 2 गाड़ियों। ये भी सच है कि जो हरियाणा पुलिस के कमांडोज राम रहीम की सुरक्षा में लगे थे, उन्होंने कोर्ट का फैसला आने के बाद उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, भगा के ले जाने की कोशिश की। इस बात में एक सत्यता है, और केवल हरियाणा पुलिस के कमांडो ही नहीं, 8 पुलिसकर्मी ऐसे मिले हैं जो पंजाब पुलिस के हैं, और वो पंजाब पुलिस के लोग हरियाणा के किसी एक व्यक्ति को वो एस्कॉर्ट करने के लिए वहां से भेजे गए। किस अथॉरिटी से भेजे गए हमको मालूम नहीं। 8 के 8 व्यक्तियों के पास, पुलिस के पास 1 वेपन होता है ऑथराइज्ड, उन 8 के 8 व्यक्तियों के पास 2-2 वेपन मिले हैं, और वो इस प्रकार की कंस्पिरेसी। अब ये ठीक है, हमने उन 5 लोगों को तुरंत पकड़ा, तुरंत सस्पेंड कर दिया, उनको नौकरी से बाहर कर दिया है। ऐसे ही 8 लोग जो पंजाब पुलिस के, उनको भी हमने पकड़ा है। ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी कि अगर कहीं बाबा को सजा हो जाएगी तो हम निकाल करके, छुड़ा करके भाग जाएंगे। लेकिन हमारी पुलिस ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उनकी इस कार्रवाई को भी विफल किया और उसको लेकर के और उसको कोर्ट में ले जाने का रास्ता बना। ये भी सही है कि उन्होंने अपने इंडिकेशन बनाए हुए थे कि अगर बाबा की गाड़ी से सफेद बैग निकलेगा तो सजा नहीं हुई है, लाल बैग निकलेगा तो इसका मतलब अब उसको दोषी करार दे दिया गया है, तो फिर लोग आगजनी कर दें। अब ये जानकारी मीडिया के पास आई है, कहां से आई है इसके सूत्र हमारे पास नहीं है। ये तो इंटेलिजेंस आपको बताए होगा। नहीं, इसका सूत्र हमको नहीं मिले हैं।
वो एक लाल बैग क्योंकि उनके साथ लेकर के उनकी बेटी निकली है, अब उसमें से थ्योरी बनाई जा रही है कि इस लाल बैग को देख करके और उनको बताया गया है पब्लिक को कि हाँ उनको सज़ा हो गई है। ये बात भी ठीक है कि सज़ा जब सुनाई गई उसके चंद मिनटों पहले उनके लोगों ने ये भी प्रचार किया कि बाबा छूट गए हैं। ये प्रचार भी हुआ, 10 मिनट बाद ये हो गया कि बाबा को सज़ा हो गई है। तो ये इस प्रकार का सफ़ेद बैग हमने कोई देखा नहीं है, एक ही बैग देखा है, लाल बैग था और लाल बैग को लेकर के वो साथ आए हैं। जो लाल बैग वाले बाबा को आपने हेलीकॉप्टर में भेजा, वीआईपी बना दिया। बिल्कुल। देखिए, अब आप जितना सारा आज सब बता रहे हैं, मीडिया के लोग सब उनके आगे की पीछे की परतें सब खोल रहे हैं, और जिस प्रकार का उनका ये मैटर सारा था, एक हाई प्रोफाइल अपराधी को हमको ये प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, सिरसा से लेकर के और चंडीगढ़ तक इतना बड़ा काफिला आया, इतने लोग हो गए, बाद में सज़ा होते ही इतने लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उनकी इतने की जानें चली गई, इतना नुकसान हो गया। हमको ये भी पता है कि जैसे अपराधी घोषित हो जाएंगे उसके बाद उनके फॉलोअर्स हैं, हाईली चार्ज हैं, वो हाईली चार्ज लोगों को मैं 200 किलोमीटर का एक रास्ते में बाई रोड ले जाने का उनको अगर किसी प्रकार का काम करता हूं और उस 200 किलोमीटर में 3 घंटे 4 घंटे रोहतक जाने में लगेंगे, उस 4 घंटे में क्या हो जाएगा, ये रिस्क मुझे नहीं लेना था। लेकिन मनोहर जी, एक अपराधी को ऐसे ले जाए जैसे वो आजादी की जंग जीत के आया हो। नहीं, उसकी बेटी को साथ में हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। अपराधी होता है, और उस अपराधी को हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया गया इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बेटी को साथ क्यों ले जाएगा, हाँ, ये भी बता दीजिए। ये बता देता हूं। जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने, उनकी बेटी ने जज को कहा कि हमको जज साहब कोर्ट के अंदर साथ जाने की अनुमति दी जाए। सीबीआई जज ने उनको अनुमति दी कि आप कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हैं। अब अदालत होती है, अदालत के अंदर बहुत लोग होते हैं, उनकी बेटी भी अगर साथ खड़ी होगी तो अब ये अदालत है, इतने सारे हमारे लोग बैठे हैं, हम किसी को रोकेंगे थोड़ी। अदालत के बाद कोई आरोपी, कोई दोषी बनेगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। उनको दोषी करार दे दिया गया। जज से फिर पूछा और उन्होंने कहा, यानी उनके वकील ने भी कहा और राम रहीम ने भी कहा, उनकी बेटी ने भी कहा कि मैं इनकी फिजिशियन हूँ, इनको मेडिकल हेल्प देने के लिए मेरी आवश्यकता रहती है, और उन्होंने भी कहा कि इनको साथ रहने की अनुमति दी जाए। जज साहब ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, ये जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं, प्रॉपर अथॉरिटीज़ इसकी आपको अनुमति देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब चूंकि प्रॉपर अथॉरिटीज़ तो जेल में उनको हमने सुनारिया में रोहतक में लेके जाना है, प्रॉपर अथॉरिटीज़ ने निर्णय रोहतक में लेना है, और रोहतक में लेना है। इस प्रकार के एक हाई प्रोफाइल जो भी अपराधी होता है उसको अगर वहाँ जा करके वो कहते हैं इसकी बेटी को रहने की अनुमति हम देते हैं और वो साथ नहीं जाती, तो एक तो इसलिए उस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी ये होता है कि ठीक है, इनकी बेटी अगर मान लो इनकी लगता है कि इनको मेडिकल हेल्प की रास्ते में आवश्यकता पड़ सकती है, अनुमति मिलेगी वहाँ तो रहेंगी, नहीं अनुमति मिलेगी तो ये चली जाएंगी। एक दूसरा, चूँकि उन्होंने उस समय उनको अपनी बेटी कहा, अब बेटी के नाते से अब ये हाई प्रोफाइल वहाँ सारा सिनेरियो बन रहा है, इसको वहाँ पर रखना एक बड़ी सुरक्षा देने का कारण एक और बन जाता। इसलिए उन दोनों कारणों से हमने उस समय कोई ऐसा सोचा समझा निर्णय कोई प्रदेश के प्रशासन ने लिया, ऐसा नहीं है। ये स्थानीय तौर पर वहाँ जिन लोगों के जिम्मे था उन्होंने एक निर्णय लिया कि इनको साथ जाने देते हैं, रोहतक में जाकर डिसीजन हो जाएगा। रोहतक में जेल अथॉरिटीज़ ने निर्णय लिया, प्रिजन अथॉरिटीज़ ने, कि इनको साथ रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमने उनके रिश्तेदारों को बुला करके उनके हवाले कर दिया। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब को, ये तो आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास इतनी तो जानकारी होगी कि ये उनकी फिल्मों की हीरोइन है ना, ये बेटी कहाँ से, ये तो सब कहने के लिए, दिखाने के लिए। देखिए हमारे सामने जिस समय तक आज ये बातें जब तक खुल के आ रही हैं, उससे पहले तो वो हीरोइन भी थी, उस समय उनकी बेटी भी थी। ये उनकी बेटी यानी उनकी बेटी अडॉप्टेड बेटी है, और बाद में ये सारी जो कहानियां किसे चल रहे हैं, ये इसके बाद का ही सारी जानकारियां हैं। ये जानकारियां आज ही सब दे रहे हैं, उससे पहले तो सब कह रहे हैं कि उनकी एक बेटी है। वो जिस बाबा को कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दोषी पा लिया, हेलीकॉप्टर में ले गए, चलिए आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन जेल में नहीं, वीआईपी गेस्ट हाउस में ले गए। हाँ, देखिए जब भी कभी सामान्य कैदी जेल में जाता है तो 1300 कैदी हैं रोहतक जेल में, 1301 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कहीं भी रखेंगे चल जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार के कैदी को, कितना हाई प्रोफाइल कैदी है, इसको रखने के लिए वहाँ एक अलग से सेल को सैनिटाइज, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजेशन, जी सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के लिए उनको जेल अथॉरिटी ने कहा कि हमको अभी 2 घंटे लगेंगे। अब इस 2 घंटे के समय में या तो उनको पंचकुला में ही कहीं रखें, कोर्ट ने तो कह दिया, हमारी ओर से तो इनको दोषी करार दिया गया। अब अगला जो 2 घंटे है वो अथॉरिटीज ने रखना, उनको कहाँ रखना, कहाँ नहीं रखना है। अब इस 2 घंटे में हमको पता है 1 घंटा तो हेलीकॉप्टर ले लेगा,
अब इस 1 घंटे इनको कहाँ रखना, उसी में उसी समय तुरंत एक टेम्परेरी जेल की व्यवस्था की गई। बाकायदा उसका ऑर्डर कराया गया कि जो वहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसकी वो मेस है, वो रेस्ट हाउस नहीं है, रेस्ट हाउस प्रचारित किया गया, वो मेस है, मेस का एक कमरा, उस कमरे के अंदर उसको टेम्परेरी जेल बनाया गया और टेम्परेरी जेल बना करके उनको 1 घंटा वहाँ रखा गया। उस 1 घंटे के बाद जैसे ही जेल प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हाँ हमारा जो सेल है वो तैयार है, सारा कुछ हमने उसका चेकिंग कर ली है, तब 1 घंटे के बाद उनको वहाँ ले जाकर के छोड़ दिया गया और उस 1 घंटे के बाद वो डिनोटिफाई कर दिया गया। इंप्रेशन ये है कि आपकी सरकार तो उनको गेस्ट हाउस में ही रखना चाहती थी, या जो मेस है जो आप कह रहे हैं उसमें रखना चाहती थी, ये तो मीडिया में शोर मचा इसलिए फिर उसको जेल भेजा गया। देखिए, मीडिया के बारे में मैं टिप्पणी करूं ना करूं, मैं कई बार सोचता हूं, आपके सामने करूंगा तो आप पता नहीं कैसा महसूस करेंगे। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, कर दीजिए। मीडिया का तो मीडिया के सामने जो आया बिना उसको वेरीफाई किए जब जो चाहे सो बोल दिया। जिस दिन सजा का क्वांटम सुनाया गया वो क्वांटम उनको 3:30 बजे जज ने शुरू किया, 6:30 बजे उन्होंने क्वांटम सुनाया। हमारे मीडिया के लोगों ने तो 4 बजे ही कहना शुरू कर दिया कि 10 साल की सजा होगी, 65,000 जुर्माना हो गया, 10 साल की सजा होगी, 70,000 जुर्माना हो गया। जबकि 6:30 बजे जजमेंट क्या आता है कि 20 साल की सजा है, 30 लाख रुपए जुर्माना है। ये मीडिया, जिस मीडिया ने हमको ये बताया कि एक फरीदकोट के डीआईजी वो एक पत्र दिखा रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस का कोई उन्होंने पत्र सर्कुलेट किया सभी जिलों के अंदर, और वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने सीएम का ये इस पत्र का भी कोई किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। अरे भाई, डीआईजी पंजाब का, फरीदकोट का, पंजाब का डीआईजी वो अपने जिलों में भेजता है, मेरे पास कोई इसकी खबर नहीं, और मेरे से पूछता है मीडिया वाले कि भी हरियाणा सीएम, ये आपके मीडिया वालों ने पूछा। तो इसीलिए तो नहीं आपने पंचकुला में मीडिया वालों की पिटाई करवा दी, उनकी ओबी वैन चलवा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इंडिया टीवी की वैन जली? हमें तो पुलिस ने कहा कि वहां से वैन हटा लीजिए, लोगों ने हटा ली, दूर ले गए। 12 मोबाइल वैन थी, 9 ने हटा ली, 3 ने नहीं हटाई, और जिन 3 ने नहीं हटाई वो तीनों जल गई, वो तीनों जल गई। आखिर मीडिया के ऊपर भी एक कुल मिलाकर के उनकी भी एक लिमिटेशन ऐसी रहनी चाहिए कि सिक्योरिटी जो का ध्यान रखने वाले ऐसे पुलिस के ऑफिसर जो बता रहे हैं उसके अनुसार करना चाहिए। हमारे मीडिया के लोगों का क्या है, हमको एक्सक्लूसिव पहले चाहिए, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग, हमारी एक्सक्लूसिव खबर, ये जल्दी से जल्दी रिपोर्टर ला के दे ताकि मेरा बैठा हुआ एडिटर वो एक कहानी बना सके, क्योंकि वो तो स्टूडियो में बैठा है, उसको तो प्रत्यक्ष पता नहीं, रिपोर्टर की खबर के आधार के ऊपर एक स्टोरी चल जाती है। अब देखिए, आप दोनों बात नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि हनीप्रीत के बारे में, बाबा के बारे में आपको कुछ पता नहीं था, मीडिया ने बताया। मीडिया सब काम गलत तो करता है, रिपोर्टर ने मेहनत तो की। मीडिया सब काम गलत करता है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जिन मीडिया के लोगों ने गैर जिम्मेवाराना व्यवहार किया उनको नुकसान हुआ, मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं। तो मीडिया के लोग यदि उसका व्यवहार उस समय ठीक करते, जो उनके लिए स्थान बताया गया था, चाहे उनकी ओबी वैन्स के लिए चाहे अन्य वाहनों के लिए, तो नुकसान शायद न होता या कम होता। जैसे आप मीडिया के बारे में कह रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा इस बाबा का बहुत सारा प्रभाव पंजाब में भी है, हमारे यहाँ तो एक पटाखा भी नहीं चला, आपने 30 लोगों को मार दिया, 200 लोगों को घायल कर दिया। रजत जी, आप यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मुकाबला आप में और मेरे में हो रहा है, और अभी कोई थर्ड पर्सन आकर के कहीं से भी आके कहे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे, द्वंद्व चल रहा है राम रहीम के सारे काफिले में, राम रहीम के कोर्ट में पेश होने में, और हरियाणा सरकार में, डेरा हरियाणा में, और रूट हरियाणा में, कोर्ट हरियाणा में, सारा अखाड़ा हरियाणा में, और वो पीठ थपथपा रहा है अपनी कि हमने हमारे यहाँ कुछ नहीं होने दिया। और आपकी जानकारी के लिए वहाँ भी कई स्टेशन जले हैं, उन्होंने भी दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, वहाँ पर भी लाठीचार्ज हुए हैं, वहाँ पर भी कई बिजली के पावर स्टेशंस फूके गए हैं, और वहाँ तो उन लोगों ने इस बात का श्रेय लेने के लिए कि हमारे लोग, अब मेरा तो कहना है कि हमारी ज्वाइंट मीटिंग होती थी पंजाब के साथ, 4 मीटिंग इंटेलिजेंस की और पुलिस ऑफिशियल्स की पंजाब के साथ मिलकर के हुई, रणनीति मिलकर के बनी। रणनीति बनने के बाद भी जितने लोग अरेस्ट हुए हैं,
जितने लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेथ्स हुई हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें नियरली 50% जो पंचकुला में आए, नियरली 50% लोग वो पंजाब के थे। और जब हमने वहाँ से खदेड़ा है 25 तारीख को शाम को, उनकी 1200 बसें जीरकपुर से लेकर के और पंजाब में उन लोगों को छोड़ करके आई हैं। अगर इतना ही था तो ये 50-60 हज़ार लोग जो पंजाब से हमारे अंदर आए हैं, ये उनको हमारे प्रति सहानुभूति रख करके हमसे पूछना चाहिए था, रोकथाम करनी चाहिए थी। बल्कि उन्होंने तो ये कहा अगर जलता तो हरियाणा जल जाए। लेकिन हुड्डा जी ने ये नहीं कहा। हुड्डा जी ने कहा कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो कुछ जलने नहीं देता, इन्होंने पूरा पंचकुला जला दिया। हुड्डा जी ने अगर ये सब किया होता तो आज बाबा अंदर ना होता। उन्होंने जिस प्रकार से अपने 10 साल में जो व्यवहार किया है, जिसके कारण से उन चीज़ों को टालते चले गए, ये शायद उसी प्रकार का व्यवहार करते कि इसको भी 2-4 साल 5 साल टाल करके। हमारा ये स्वभाव नहीं है। इलेक्शन के बाद करवाते ना, जो कराना था, अभी 2 साल है। मैं वही तो कह रहा हूं। उन्होंने तो अपने राजनीतिक हितों के लिए जो कुछ किया वो सब किया। मुझे पता है आपका अगला सवाल ये भी आएगा कि राजनीतिक तौर पर इन्होंने सपोर्ट किया है राम रहीम ने। मैं राम रहीम का, ठीक है, उन्होंने 2014 के अंदर हमको सपोर्ट किया, माना मैंने, लेकिन राम रहीम तो डेरे के प्रमुख बने थे 1990 में। 1990 से लेकर के और 2014 तक कितने इलेक्शन आए? 91 में आया, 96 में आया, 98 में आया, 99 में आया, 2000 के अंदर आया, फिर इलेक्शन 2004 में आया, 2005 में आया, 2009 में आया। 8 इलेक्शन पहले आए 2014 से। इन 8 इलेक्शन में राम रहीम ने किसको सपोर्ट किया, इसकी कहानी उठाएंगे, इसकी कहानी उठाएंगे। और आज भी पंजाब में कांग्रेस के नेताओं के साथ इनके जो संबंध है उजागर हैं। अभी कल की ही एक रिपोर्ट जो मुझे आज सवेरे जानकारी मिली है कि जो एक पत्रकार जिनके मर्डर का दोषी का आरोपी है राम रहीम, तो उसके बेटे ने अभी कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि इनका नाम किसी को ध्यान में होगा, इनकी पत्नी है अमरिंदर सिंह की पत्नी, कि उनका प्रेशर था, इसके कारण से हम ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इनके भी उसी प्रकार के बराबर आना जाना, बराबर सब सहयोग, और बल्कि फॉलोअर्स तो मैं कहूँगा हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में है इनके। हमको हरियाणा के हित में आज कोई भी गलत काम है उसका हमारे सिर कितना ही उसकी मानो हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाएगी, लेकिन हम कहते हैं हरियाणा हित के अंदर हमको इस प्रकार का कोई काम नहीं होने देना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, ये हमारा संकल्प है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर पर आरोप है कि इन्होंने वोटों के लिए राम रहीम से समझौता किया। मनोहरलाल जी, आपने कहा कि कैसे कांग्रेस ने बाबा को बनाया, पनपाया, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 30 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर बाबा राम रहीम के समर्थकों का असर है, 35 लाख उनके सपोर्टर्स हैं, और पिछले चुनाव में उनकी मदद लेने के लिए आपने समझौता किया, उन्होंने बीजेपी की मदद की और बाबा की कृपा से आप मुख्यमंत्री बने? हमने लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते से इन्हीं को नहीं, सबको अपील की, सबको अपील की। जो हमारे साथ आए स्वागत, जो नहीं आए किसी विपक्ष के साथ उससे अपील किया आपने जिस पर बलात्कार का इल्जाम है। देखिए, मैंने बताया हमारी संवैधानिक व्यवस्था ये है, कानून की व्यवस्था ये है कि जब तक कोई व्यक्ति एक्यूज्ड होता है, आरोपी होता है, अभियुक्त होता है, तब तक कोई इनोसेंट है। देश में हजारों लाखों ऐसे हैं लोग जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन उनका वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट तब खत्म होता है जब व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता है। वो हनीप्रीत तो ये बता रही हैं कि बीजेपी से हमारी डील हुई थी, सीबीआई के केसेस से बचा देंगे तो बाबा सपोर्ट करेगा। क्या आज के दिन ऐसा सोचना संभव है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हितों के लिए किसी जज को, किसी कोर्ट को प्रभावित कर सकता हो? अगर कोर्ट को और जजेस को प्रभावित करने का मादा जिस दिन आ गया, उस दिन हमारा लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। अगर हमको ये कर सकने की हमारी ताकत होती, हमने कोई समझौता किया होता, तो फिर हम उसका उपयोग करते। अब देखिए, आपको बताता हूं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि जज क्या फैसला देंगे। हमारे हाथ में तो जितना कोर्ट फैसला करता है उस कोर्ट के फैसले की अनुपालना कराना,
ये एक सरकार का काम होता है। तो आपके उसकी हाथ पालना में है। करें। हरियाणा सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल बाबा जी का बैग उठा के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वो उनके अनुयायी भी हो सकते हैं, उनके अनुयायी थे, ये लेके चले, हमने उनको दोषी माना, तुरंत अगले ही क्षण उसको बाहर कर दिया, उसने बाहर कर दिया। नहीं, लेकिन उनका केस लड़ने के लिए जिस आदमी को रखा वो उनका अनुयायी, नहीं, उनके वो केस सरकार लड़ने का के लिए पक्ष रखने के लिए केस- बाबा का अनुयायी। केस लड़ने के लिए नहीं गया था, केस लड़ने के लिए सीबीआई के वकील थे। केस लड़ने में कोई हरियाणा सरकार का वकील ना ऑथोराइज था, ना उसने जाना था। केवल वहां जैसे कुछ वकील अपना कार्ड दिखा कर चले जाते हैं, वो कार्ड दिखा करके और भी वकील जा सकते थे, वो भी चला गया। क्या यह सच नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद आपकी पार्टी के 31 एमएलए, जिनमें स्पीकर महोदय शामिल थे, बाबा का आशीर्वाद लेने, उनको धन्यवाद कहने, शुक्रिया अदा करने डेरा सच्चा सौदा में गए थे? डेरा सच्चा सौदा में जाने में अभी तक कोई आपत्ति नहीं थी। डेरा सच्चा सौदा में उनके लाखों अनुयायी जाते थे। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के भी एमएलए, इवन 2002 के अंदर चौटाला और चौटाला का बेटा अभय चौटाला, ये दोनों भी वहां गए। कुलदीप शर्मा हमारे हरियाणा के कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो भी गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए, सब लोग उनसे मिलते जुलते रहे हैं। मैंने बताया, जब तक व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक यहाँ उस प्रकार के मिलने जुलने में कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए वो लोग गए, किसी की श्रद्धा थी, कोई अपने वोट के लालच में जाता है, किसी को लगता है कल को फिर मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे फिर अपील करनी है। ये एक सामान्य गतिविधियों का हिस्सा था। इसमें वो इस प्रकार का कोई दोषी कल को सिद्ध होगा और उसके बाद हमने उसके साथ कोई सांठगांठ करनी होगी, कोई और करना का, इस विषय से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी सरकार के मंत्री अनिल विज तो ऐसे हैं, 15 अगस्त को बाबा का 50वां जन्मदिन मनाने गए थे। रामविलास शर्मा, अनिल विज 50 लाख रुपए दिए थे। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये तो पहले की बात है सजा होने से, लेकिन सजा होने के बाद कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ेगी डेरे में फिर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा किसी ने डेरे में फिर जाऊंगा, ये गलत है बिल्कुल स्टेटमेंट। केवल डेरा लोग वहां इकट्ठे हुए और इकट्ठे होते समय रामविलास की स्टेटमेंट आई, इनको कोई तकलीफ न हो, तकलीफ ना हो किसी प्रकार की। ये सामान्य भी जब लोग इकट्ठे होते हैं, ये हमारी एक मानवता के नाते से तकलीफ ना हो। अगर उसमें कहीं दोषी है तो राम रहीम है, उसकी जनता को हम इस प्रकार का दोष नहीं देते हैं कि उनकी जनता के साथ किसी प्रकार का, जनता को हमने उस ढंग से एक मानवता के नाते उनको पानी पिलाने का काम है, उनको कोई बीमार हो जाए उसको अचानक, रेड क्रॉस का काम तो हमारे दुश्मन के सैनिकों को भी रेड क्रॉस के लोग उनका इलाज करते हैं। इसलिए मानवता के नाते कोई बात है कही गई, उसमें हमने कुछ किया है ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से जो पैसे भी वहां दिए गए वो बहुत पहले दिए गए। 2016 की एक अनाउंसमेंट है, एक अर्ली 2017 की है। बाद की 2017 की जो अनाउंसमेंट थी उसका पैसा भी गया नहीं और वो उन मंत्रियों ने उसको रोक दिया है। लेकिन जिस आदमी के बारे में जानकारी हो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी थी साध्वियों ने, उसके आधार पर जांच हो रही थी। एक और केस इसके ऊपर है कि उसने 4 सुनों को नपुंसक बनाने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को आप ये मानेंगे इंपॉर्टेंस तब मिलती है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाबा राम रहीम के साथ सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए। मैं करनाल कंस्टिट्यूंसी के अंदर उनका आगमन हुआ और उन्होंने घोषणा की कि मैं करनाल में सफाई अभियान चलाना चाहता हूं। देखिए, राम रहीम के 2 पहलू हैं। एक पहलू उसका डार्क साइड जो आज हम सब देख रहे हैं, एक पहलू राम रहीम का उसका एक ब्राइट साइड के वो सेवा के काम करता है। सफाई अभियान के अंदर सब जगह जाके उन्होंने, दिल्ली में भी जगह जगह सफाई की है, हरियाणा के शहरों में की है और भी जगह पर की है। जब वो अपना आह्वान देते हैं तो उनके लाखों अनुयायी, हजारों अनुयायी वहाँ आ जाते हैं। और एक सफाई अभियान ऐसा कार्यक्रम है, इस सफाई अभियान में कोई मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, कोई हरियाणा सरकार का कार्यक्रम नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं है, जन जन का कार्यक्रम है। और जन जन के कार्यक्रम में सफाई अभियान के अंदर कोई आदमी आकर सहयोग करता है तो आई विल ग्लैडली रिसीव इट। और अब तो, उस समय तो वो दोषी नहीं थे, मैं कहता हूँ आज दोषी हैं, आज वो अपराधी करार दे दिए गए हैं और उनको 20 साल की सश्रम कारावास हुआ है। अगर वो सश्रम में अपनी चॉइस ये दें कि मैं जेल के अंदर सफाई करने का काम करूंगा, तो जेल के अंदर सफाई करने का काम उनसे लिया जा सकता है। स्वच्छता अभियान में वो तो कुछ कर नहीं रहे, जेल में हनीप्रीत हनीप्रीत यही बोलते रहते हैं वो तो। कम से कम हनीप्रीत बहुत जल्दी उनको मिलने वाली नहीं है। मैंने सुना है कि आपकी सरकार तो हनीप्रीत को भी गिरफ्तार करके उसी जेल में रख देगी। ऐसा कभी नहीं होगा। पहली बात तो कि हनीप्रीत का, उसके खिलाफ हमने जो एक नोटिस होता है उसकी लोकेशन को ढूंढने के लिए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, अलर्ट कर दिया गया है। और उस अलर्टनेस में कल को अगर वो आएगी तो उनके ऊपर अपने अलग से जो चार्जेस लगेंगे उन चार्जेस को फेस करेगी, उनको जो भी कोई सज़ा मिलेगी सज़ा के हिसाब से उनको जहाँ रखना होगा रखा जाएगा। अब डेरे में पुलिस गई है बड़ी संख्या में, वहाँ पर 5000 पुलिसकर्मी गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस गई हैं, जेसीपी लगाए गए हैं
ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला करना हो, इतनी बड़ी फौज भेजी है वहां पर। देखिए, जिस प्रकार का सर्कमस्टांसेस बने हैं उसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके हर डेरे को सेंसिटाइज किया जाए, उनकी तलाशी ली जाए। कोर्ट के आदेश के ऊपर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की देखरेख में वो सारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो भी चल रहा है। अब चूंकि ये अभी एक सबजुडिस मैटर है, तो इस सबजुडिस मैटर पर इस समय जब तक हमारे पास कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, देखिए लोगों ने तो ये भी कहा कि सैनिटाइज करने के लिए, जांच करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो टीम, जो पुलिस या सब अब से जो आपने भेजा है, सब कुछ सारे इंस्पेक्टर भेजे हैं, 15 दिन लगा दिए। 15 दिन में तो उनको सफाई करने का पूरा मौका मिल गया। कई ट्रक सामान डेरा सच्चा सौदा से निकलकर बाहर चला गया इस दौरान। देखिए, डेरे के चारों तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा डेरा है, 750 एकड़ में वो डेरा फैला हुआ है और वहाँ उसके चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी सब लगे हैं। जो लोग डेरे के अंदर थे, हज़ारों लोग अंदर थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो लोग बाहर निकलना चाहते थे, जो लोग अपने अपने गांव को जाना चाहते थे, उनकी तलाशी लेकर सब काम करके तब उनको बाहर निकलने दिया गया। किसी प्रकार का कोई ऐसा सामग्री जिसके ऊपर कोई आपत्तिजनक चीज़ हो, ऐसी कोई निकलने नहीं दी गई है। ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी की चारों तरफ जो घेराबंदी है उसी में से तलाशी दे करके सब निकले हैं। इसके अलावा कोई आदमी निकला नहीं है। तो ये जो 5000 जवान, बॉम्ब स्क्वाड, खोजी कुत्ते, 22 लोहार, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सब जो गया है, इनको कुछ कुछ मिलना शुरू हुआ है। किसने कहा कि वहाँ नाबालिग बच्चे मिले हैं, किसने कहा कि वहाँ नर कंकाल मिले हैं। तो इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैंने बताया कि ऑपरेशन अभी चल रहा है, आज भी चल रहा है। शायद एक दिन में, 2 दिन में खत्म होने की संभावना है। जो हमको कल रिपोर्ट मिली है कि उसका इतना बड़ा पोर्शन अभी बाकी है। मैंने बताया कि ये अभी चूंकि सबजुडिस मैटर है, जब तक हमारे पास कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इस बारे में कुछ भी बात कहना उचित नहीं है। ऐसा इंप्रेशन लगता है कि जैसे आपकी सरकार थोड़ी सॉफ्ट है बाबा पे। भाई वोट दिलवाए थे इसने, चलो अब ठीक है, क्या करें। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर, हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता तो आज बाबा जेल में क्यों होता? मैं प्रश्न पूछता हूं। वो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर, इसके बाद भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम इसको आगे ले जाते तो शायद हम भी कुछ कर जाते। तो अब तो अगले चुनाव में आपको डेरा सच्चा सौदा के वोट नहीं मिलेंगे। हम वोटों के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। वोट लेने के बदले में किसी प्रकार का कोई ऐसा समझौता नहीं करते हैं जो देश हित में हो, हित में ना हो, और जो प्रदेश हित में ना हो, जो जनता हित में ना हो, ऐसा कोई समझौता नहीं। देखिए, बताइए, अगर बाबा जो हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा, वो राम रहीम आपको सपोर्ट करता है, उसके बदले में कुछ तो डील की होगी उसने। क्यों करेंगे? हमारा कैरेक्टर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमारे सामने देश हित सबसे पहले है, किसी व्यक्ति का हित हमारे सामने नहीं है, निश्चित रूप से नहीं। तब ये तो और भी बुरा हुआ, उससे वोट भी ले लिया और उसको जेल भी भिजवा दिया। मैंने कहा ऐसा कोई समझौता हमने किया नहीं है, और ये कोई कंट्रैक्चुअल सिस्टम नहीं होता। वोट होता, जनता को एक अधिकार मिला हुआ है एडल्ट फ्रेंचाइज का। तो एडल्ट फ्रेंचाइज के नाते एक अधिकार जनता को मिला है, उसका पॉलिटिकल पार्टीज अपने हक में उपयोग करने की अपील करते हैं। हमने अपील की, उन्होंने, उनके अनुयायियों ने हमको वोट दिया। अब उसके कारण से हमारी सरकार को कितना लाभ हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मामला है। इसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि जिसके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप थे, उसको आपकी सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी हुई थी। हमने नहीं दी। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये 2010 के अंदर से, 2010 से ये Z+ सिक्योरिटी उनको चल रही है, हमने नहीं दी है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी। बिल्कुल। तो आप वापस ले लेते। देखिए, कोई एक कोर्ट के ऑर्डर से, कोई एक ऑर्डर से अगर कोई Z सिक्योरिटी दी है और उसको अगर लाइफ थ्रेट कोई है, तब तक सिक्योरिटी वापस ली नहीं जा सकती। क्योंकि Z सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को देश में अगर लाइफ का थ्रेट है तो लाइफ थ्रेट के व्यक्ति को Z सिक्योरिटी तभी वापस ली जा सकती है जो थ्रेट उसका समाप्त हो गया हो। इसके लिए समय समय पर एजेंसीज, उसमें सेंट्रल एजेंसीज भी होती हैं, उसमें स्टेट की एजेंसीज भी होती हैं, वो समय समय पर उसको रिव्यू करती हैं। रिव्यू करने के बाद जिन लोगों के ऊपर इस प्रकार का थ्रेट नहीं रहता, उनसे वापस ली जाती है। क्या ये सच है कि जेल में बलात्कारी बाबा राम रहीम को तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? उसको बिस्लरी वाटर मिलता है पीने के लिए, उसको बेहतर सुविधाएं दी गई हैं बाकी कैदियों के मुकाबले?
एक भी इस प्रकार का विषय नहीं है। जो एक सामान्य कैदी को चीज़ें मिलती हैं, केवल उनका सेल अलग से है, जिसको मैंने बताया कि वहाँ भी उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उस सेल को अलग रखना पड़ता है। बाकी जो एक सामान्य कैदी को जितनी चीज़ें मिलती हैं वही चीज़ें उनको मिल रही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर पर इल्जाम है कि इनकी सरकार पहले भी 2 बार फेल हुई। जब जाट आंदोलन हुआ हरियाणा में तो कितनी वायलेंस हुई, कितने लोग सड़क पर उतरे, कैसे मासूम लोगों की जान चली गई, लोगों की दुकानें लूट ली गई, आग लगा दी गई। आपकी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठी रही। रजत जी, जाट समाज के जिन लोगों ने आरक्षण की मांग की, एक सर्वदलीय मीटिंग करके हमने आपस में मिल करके और ये कहा कि आने वाले 15 दिन में सेशन होगा, उस सेशन के अंदर जाट आरक्षण का हम एक्ट पास कर देंगे, आपको जाट समाज को आरक्षण मिलेगा। इतना सब होने के बाद उन्होंने धन्यवाद भी कर दिया। हमारे पास वो सारी वीडियोस हैं, जो समाज की संस्थाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने आकर के धन्यवाद किया, सब बात हो गई। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे क्या घटना हुई कि इसमें से आंदोलन को खड़ा कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो आंदोलन करने वाले थे जाट समुदाय के लोग, उनकी सारी मांगें मान ली थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ताली भी बजा दी थी, लेकिन अगले दिन आंदोलन खड़ा कर दिया। ऐसा पागल कौन हो सकता है? ऐसा कोई क्यों करेगा? आप ही बताइए मुझे, इसका एक अध्ययन कराइए। आप बताइए। आपके पास बहुत बड़ी टीम है, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, एक अध्ययन कराइए और जाट समाज के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने आंदोलन, सब उस समय शामिल थे ऐसा नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ दैट सेक्शन एक ऐसा था। हमको ये लगता है, वैसे तो हमने इसके ऊपर एक कमीशन बैठा रखा है, झा कमीशन, जस्टिस झा कमीशन। जस्टिस झा कमीशन का काम ही ये है कि मांग माने जाने के बाद और ये इस प्रकार की चिंगारी क्यों भड़काई गई, ऐसा आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, और उसके बाद भी आज तक हमने वो एक्ट भी बनाया बाद में, क्योंकि 15 दिन के अंदर एक्ट बनाना था, सेशन बुला करके एक्ट बनाया। उस एक्ट के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर केस चला, हाई कोर्ट ने पहले स्टे किया, बाद में हाई कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया और उन्होंने उस एक्ट को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ, जो हरियाणा सरकार का एक्ट है रिजर्वेशन का वो ठीक है, केवल उसमें जो परसेंटेज है वो बीसी कमीशन जो हमने बनाया हुआ है उस बीसी कमीशन के जिम्मे लगाया कि आने वाले 3 महीने में आंकड़े इकट्ठे करके प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन समाज का नौकरियों में है कि नहीं है, इसका अध्ययन करके और रिपोर्ट दें, और रिपोर्ट देने के बाद फिर उसकी परसेंटेज तय की जाए कि कितना % आरक्षण उनको देना है। ये सारे काम पूरे हुए हैं, उस बात से आगे कुछ भी नहीं बढ़ा, लेकिन उस घटनाक्रम को खड़ा करके भोले भाले गरीब गांव के लोगों को उकसा करके और एक आंदोलन खड़ा किया गया। उस आंदोलन को एक प्रकार से आखिर जब ऐसा आंदोलन खड़ा होता है तो सरकार को, फोर्सेस को एक्शन लेना होता है। उस एक्शन के अंदर 30 लोग जैसा बताया वो मारे गए, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, और वो नुकसान कोर्ट की जैसे ये शर्त लगाई गई है, बहुत केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में कोर्ट ने जिस दिन ये निर्णय किया कि उन सब से उसकी वसूली की जाए, वो वसूली उनके द्वारा की जाएगी। मैंने तो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखी जिन्हें आपने अपॉइंट किया था। उन्होंने कहा इस आंदोलन के समय हायर अथॉरिटीज पैरालाइज हो गई थी, दंगा होता रहा और सरकार के अफसर हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। अगर पैरालाइज होती तो इसको हम विद इन 2 डेज कंट्रोल न कर पाते। 2 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत सी जगह पर, सैकड़ों जगह के ऊपर रास्ते रोक दिए गए, सड़कें काट दी गई, पेड़ काट के डाल दिए गए, और जगह जगह जो गोलीबारी भी हुई, जगह जगह दुकानें जला दी गई, बहुत से संस्थान जला दिए गए, लेकिन विद इन 2 डेज वो सख्त एक्शन था जिसके कारण से 30 लोगों की मृत्यु हुई। मैं फिर बताऊं कि किसी भी इस प्रकार की घटना में कोई जान माल की हानि होती है, उसका कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन जब अपरिहार्य हो जाता है, अपरिहार्य होने में एक्शन करना पड़ता है। यदि वो एक्शन न किया जाए तो ये नुकसान बढ़ता है। आपकी सरकार के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उनका बयान मैंने देखा उस वक्त का, उन्होंने कहा ये प्रशासन, इंटेलिजेंस और कानून व्यवस्था की विफलता है। देखिए, उनकी अपनी एक दर्द जिसको कहना चाहिए वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इस सारे आंदोलनकारियों ने उनका घर फूंक दिया, और उनका जब अपना घर फूंका उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसमें शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कैजुअलिटीज़ भी हो सकती थी, लेकिन उसके कारण से वो जो विषय आया कि वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी रही कि उनके घर तक लोग पहुँचे, उसके कारण से हमने कई ऑफिसर्स के ऊपर, कई कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया, उनको सस्पेंड भी किया, और कुछ लोगों के खिलाफ अभी भी इंक्वायरी चल रही है, और उसके कारण से जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्या ये इसलिए तो नहीं हो रहा कि आमतौर पर हरियाणा में जो जाट समुदाय है उसका डोमिनेंस है, आमतौर पर जाट ही मुख्यमंत्री होता है, आप जाट नहीं हैं, आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है?
विश्लेषक किसी भी प्रकार का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हमने जब शासन संभाला तो हमने इस राजनीतिक परंपरा को बदलने का जो चैलेंज था उसको स्वीकार किया कि हम हरियाणा में किसी प्रकार की जाति पाति की कोई राजनीति नहीं करेंगे। हमने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जितने हरियाणवी हैं वो सब हरियाणा के हित के लिए काम करेंगे। अब कोई जाति पाति का कोई विषय नहीं रहेगा। हम सब जातियों का, सब वर्गों का बराबर ध्यान रखेंगे, किसी के साथ अपीजमेंट नहीं करेंगे। हर एक का जो भला है वो करना हमारा काम है। जी, जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं, अपने हाथ उठाइए प्लीज। जी हाँ, आप। मेरा सवाल है, आपकी सरकार के कार्यकाल में राम रहीम मामले में 36 मौत हो गई, 2014 में रामपाल मामले में 6 मौत हुई और 2015 जाट आंदोलन में 30 मौत हो गई। इन मामलों से इतनी बड़ी घटना, इतनी मौत हो गई, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार को कुछ सबक लेने की आवश्यकता है? देखिए, पहली बात तो कि रामपाल मामले में पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई। केवल डेरे के अंदर वो इतने दिन रहे और उन्होंने समर्पण नहीं किया। समर्पण न करने के कारण से अंदर कोई आदमी बीमार हो गया तो मरा। एक छोटे बच्चे की डेथ हुई थी, उसको भी मेडिकल हेल्प समय से नहीं मिली है। उस प्रकार का सारा विषय हुआ। पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। दूसरा, ये जो दोनों विषय हैं, इन विषयों में मृत्यु हुई, जैसे मैंने बताया कि अगर हम राम रहीम के इस मामले में ये एक्शन नहीं होता, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि किसी भी प्रकार से स्टर्न एक्शन लेने में फोर्सेस को हिचकिचाना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना ये पहली शर्त है। और उस स्टर्न एक्शन के कारण से जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो सब लिए फोर्सेज ने। पहले अश्रु गैस भी छोड़ा, फिर रबर बुलेट्स भी छोड़ी, हवाई फायर भी किए। लेकिन उसके बाद भी जब ये जो अश्रु गैस गोले थे वो जैसे ही पुलिस फेंकती थी, उधर के लोग उसको पकड़ करके वापस उनके ऊपर फेंकते थे। ऐसी परिस्थिति में गोली चलाना अनिवार्य उनके लिए हुआ। और उस गोली के अंदर ये जितने लोग मारे गए हैं, निश्चित रूप से इनका हमको कष्ट है, दुख है। लेकिन जब मैंने बताया कि विजुलाइज करें कि अगर इस प्रकार से ये एक्शन पूरा नहीं होता और बाद में घटना होती तो मैं समझता हूँ हजारों लोग मरते, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन आपकी पार्टी के अपने लोग भी कभी कभी आपको परेशान करते हैं, आपकी कुर्सी खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे दावेदार हैं आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के। लोकतंत्र में बहुत कुछ होता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है पार्टियों में। दावेदार, जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय आप ही के एक साथी ने कहा कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार हैं। मैंने कहा कितने हैं? किसी ने कहा 7, किसी ने कहा 8, किसी ने कहा 9। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि जो 90 विधायक जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, सबके सब मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएं ताकि उनको थोड़ा थोड़ा वोट ज्यादा मिल जाए। कोई आपत्ति नहीं होती। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर पर आरोप है कि इनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाया, बहुत सारे दावे किए, लेकिन हर थोड़े दिन में कोई इंसिडेंट होता। अभी हाल ही में देखा, एक आईएएस अफसर की बेटी ने इल्जाम लगाया वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमने जिसको है ना मातृशक्ति का सम्मान करना सीखा है और मातृशक्ति के सम्मान के लिए जितनी भी घटनाएं पहले हमारे ध्यान में आई उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहला काम हरियाणा में आते ही क्या किया कि महिलाओं के ऊपर बहुत से अपराध होते हैं। वो अपराध जो होते हैं उनको खुल करके किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाकर के बता नहीं सकती है। इसके लिए जब विचार किया तो अंत में ध्यान में आया कि हम क्यों नहीं पहले प्रारंभ में सब जिलों में, बाद में सब डिवीजन लेवल पर एक महिला पुलिस स्टेशन क्यों ना बनाए। हमने हरियाणा के अंदर महिला पुलिस स्टेशन बनाया ना। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस महिला पुलिस स्टेशन। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट। पहले किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती थी, कोई अपराध होता था, कोई दोष होता था तो उसकी चर्चा अपने घर में करती थी, बहन अपने भाई को करती थी, पत्नी अपने पति को करती थी। तो पति या भाई कहते थे नहीं कोई ज़रूरत नहीं पुलिस स्टेशन में जाने की, क्योंकि जनरल पुलिस स्टेशन के अंदर महिला जाकर के कोई भी अपनी पीड़ा कहेगी तो उनको भरोसा नहीं है कि वहाँ कोई बात ठीक से हो पाएगी। आज वही भाई, वही पति जब कोई इस प्रकार की घटना वो अपने बताती हैं, अपने किसी भी बहन अपने भाई को, पत्नी अपने पति को, तो वो कहती है ठीक है तुरंत जाओ महिला पुलिस स्टेशन जाकर बता के आओ, तुरंत बता के आओ। ये विश्वास जागा है महिलाओं का हरियाणा में। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसा पवित्र एक विषय जो सारे देश भर के लिए कंसर्न का विषय है, लेकिन हरियाणा में जेंडर रेशियो जो कि 850 से भी नीचे थी। हरियाणा वाज द वर्स्ट स्टेट
लेकिन हमने 2 साल के अंदर ये प्रयत्न करके, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा होम डिपार्टमेंट है, सब ने एक समन्वय तरीके से इतना काम किया कि हमारी इस समय की जो जेंडर रेशियो 900 से पार हो गई है। मंथली 1 महीने में फरवरी 2017 में ये 937 टच कर गई है। इसलिए ये एक ही साल 2 साल के अंदर इतनी बड़ी जेंडर रेशियो का सुधार, ये एक विश्व रिकॉर्ड है, कहीं भी उठा करके देख लीजिए। मनोहर लाल जी, आपने अच्छे काम किए। हरियाणा की बहादुर बेटियां, ऐसी बेटी जो अंतरिक्ष में पहुंच गई, हरियाणा की बहादुर बेटी जो मिस इंडिया बन गई, हरियाणा की बहादुर बेटियों ने ओलंपिक में मेडल जीते, दुनिया में नाम किया हरियाणा का। और आपकी सरकार विज्ञापन निकालती है, ये मेरे पास में है, घूंघट की आन बान मारे हरियाणा की पहचान, घूंघट पहना दिया। देखिए, ये कुछ चीज़ें परंपरागत होती हैं। हरियाणा हो, राजस्थान हो, ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आज भी जो महिलाएं हैं, थोड़ा बड़ी आयु के जो हैं, वो घूंघट आज भी करती हैं। घूंघट करना अच्छा है नहीं है, इस बहस में नहीं जाना। आपने तो कहा अच्छा है, क्योंकि आपने कहा हरियाणा की आन बान शान। मैं तो कह रहा हूं उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसको अच्छा माना जाता है। और आज हरियाणा का कोई भी प्रदेश आज 70% to 80% गांव में बसता है। इसलिए इस प्रकार के कामों की आलोचना भी हम नहीं कर सकते। आखिर वहाँ उस क्षेत्र के अंदर अच्छा जब तक माना जाता तब तक वो करेंगे। जिस दिन जैसे नई जनरेशन आ रही है, जैसे शिक्षा आगे बढ़ रही है, जैसे विषय का एक उस प्रकार का सामने चीज़ें आ रही हैं कि अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, कभी किसी काल में रही होंगी आवश्यकता। कोई लोग कहते हैं कि खट्टर जी को, मनोहर लाल जी को ऐसे विषयों की ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो शादी नहीं की। जिन लोगों ने शादी की है उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। नहीं, आपने क्यों नहीं की? रिश्ता नहीं आया या आपको कोई पसंद नहीं आई? इस विषय पर विचार अगले किसी जन्म में करेंगे। या जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आपके इलेक्शन कैंपेन को दौरान आपने बोला था कि लड़कियों को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए, तो डिसेंट का आपकी परिभाषा क्या है? और अभी आपने बोला कि वहाँ पे 80% ग्रामीण है, लोग लड़कियाँ घूंघट में रहती हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ इतना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, गुड़गांव हरियाणा के अंदर ही आता है, और वहाँ पे लोग लड़कियों को ऐसे नज़रिए से देखा जाता है अगर वो ऐसे डिसेंट कपड़े भी पहन के जाएं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराध है। देखिए, मैंने जो कुछ कहा वो मैं आपको एक संविधान की आर्टिकल 19 का हवाला देके बताता हूँ। आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है, अगर आप संविधान को कभी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को भी उसके कानून में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, सब्जेक्ट टू कई चीज़ें लिखी हैं, उसमें एक डिसेंसी शब्द भी लिखा है। आप खट्टर जी, कपड़े पहनने से पहले लड़कियां संविधान पढ़ें। आपने ये भी ठीक कहा, देश के नागरिक को देश की व्यवस्थाओं के हिसाब से रहना, ये हर आदमी की, हर नागरिक की जिम्मेवारी होती है। अगर वो उन व्यवस्थाओं के हिसाब से नहीं रहता है तो वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी दिया है। क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें, इस पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लड़कियां क्या पहने, वो जीन्स पहने, क्या शर्ट पहने या स्कर्ट पहने, इस पर आपकी सरकार न बोले तो अच्छा। नहीं, हम तो नहीं बोलते हैं, हम नहीं बोलते, वो तो पूछ रहे हैं, हम नहीं बोलते हैं वो क्या पहने। हम सब बातों से सहमत हैं। यही आश्वासन मैं चाहता हूं। हम सब बातों से सहमत हैं। बच्चों को बताएं कि हम सब बातों से सहमत हैं, लेकिन विषय जो चला था वो किसी एक संदर्भ विशेष में चला था। वो कोई मेरे से जुड़ा हुआ विषय नहीं था, वो किसी संदर्भ विशेष था कि जिस समाज में लोग रहते हैं उस समाज के अंदर की परंपराओं को ध्यान में रख के। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर चीज़ भारत में जब कुछ भी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद में हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो महिलाओं के साथ जब कोई भी दुर्घटना हो रही है, आपने महिलाओं के लिए तो पुलिस स्टेशन खोल दिए कि जब भी आपके साथ कुछ होता है आप जाके कंप्लेन कीजिए, तो उससे पहले क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लड़कों के लिए ऐसे वैल्यू ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएं कि उनको ये बताया जाए कि प्रॉब्लम आपसे शुरू हो रही है तो सुधरने की आपको ज़रूरत है?
मैं आपके प्रश्न को अप्रिशिएट करता हूं और बहुत हाई लेवल पर अप्रिशिएशन मेरी आपके लिए है कि ये सब चीज़ें समाज में शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य हमारा ये रहा है कि इस देश में, इस प्रदेश में शिक्षा का मायने 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यहीं तक ले लिया गया है। यदि हम इसमें, हमने हरियाणा में शुरू किया है कि कुछ नैतिक शिक्षा, कुछ संस्कारों की बात, ये आपके लिए करणीय हैं, ये अकरणीय हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये चीज़ें भी हमको अपनी शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर इधर हम बढ़ रहे हैं, इसके अंदर बढ़ करके समाज एक अच्छे आचरण की तरफ चले, चाहे वो फिर लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब लोगों को समाज में एक अच्छा आचरण करने की एक शिक्षा ये बहुत आवश्यक है। जितना हम दे पाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा हरियाणा कब बनेगा जहां लड़कियां आज़ादी से सांस ले सकें, जहां लड़की को पैदा होने से रोका ना जा सके, जहां लड़कियों को आत्मसम्मान मिले? जैसा मैंने बताया, हमने जो अभियान चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल हेतु यही है कि वहाँ जैसे लड़कों को स्वतंत्रता है, लड़कियों को भी स्वतंत्रता रहे, किसी प्रकार का लड़के या लड़की का अंतर ना हो। और आज एक अच्छी बात हरियाणा में यह है कि पहले हम समझते हो कि थाली बजाने का विषय, पहले लड़कों के जन्म पर परिवारों में, घरों में थाली बजाई जाती थी, आज लड़कियों के जन्म पर भी बहुत परिवारों में थाली बजाई जाती है। पहले लड़कों की जन्म पर मिठाई बांटी जाती थी, अब लड़कियों के जन्म पर भी मिठाई बांटी जाती है। पहले लड़कों के जन्म पर कुआं पूजन होता था, जो गांव से जुड़े हुए लोग वो बता सकेंगे, कुआं पूजन एक पद्धति होती है, एक रस्म होती है। आज लड़कियों के जन्म पर भी कुआं पूजन होता है, तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। और फिर भी अगर कोई आज कमी है, वास्तव में है कुछ ना कुछ, जो कमियां आज हैं उसके लिए सरकार भी अपना रोल करेगी, समाज में भी एक जागरण पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्याएं सामाजिक ज़्यादा हैं, सरकारी कम हैं, इसलिए समाज जागरण का काम सब लोग मिलकर के करें, मेरी ऐसी अपील है। और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपकी कमियों को उजागर करते रहें। धन्यवाद। अगर मैं आपके माध्यम से इन नौजवानों को एक आह्वान करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? जरूर जरूर करिए। देखिए, ये जो आजकल मोबाइल पर मैसेज हम भेजते हैं, ट्विटर पर, SMS पर, तो जो एक क्या उसको बोलते हैं, सिम्बलीज, OGM, उसमें बहुत से सिंबल बने हुए हैं। हंसते हुए का बना हुआ है, चिंताजनक इमोजी, वो चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है, कहीं ना कहीं किसी को चिढ़ाने का भी बना हुआ है, किसी को बकअप करने का भी बना हुआ है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे किसी बड़े व्यक्ति ने, बड़े मानो आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति ने कोई बात अगर लिखी है और मैं उनको सम्मानपूर्वक कोई संदेश भेजना चाहूँ तो मैं उनको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो चरण स्पर्श की कोई इमोजी नहीं है कोई मुझे राष्ट्रीय संदेश मिल जाए और मानो उसके बदले में मैं एक संदेश भेजना चाहूं, तिरंगे को सैल्यूट करना चाहता हूं, कोई तिरंगे को सैल्यूट भी नहीं है उसमें। तिरंगे को सैल्यूट है क्या? अगर कुछ बना दें तो मेरे जैसे व्यक्ति को एक चॉइस मिल जाएगी ये संदेश भेजने की। ये आइडिया तो आपको मोदी जी को दे देना चाहिए, तुरंत बनवा देंगे। ये काम हमारे नौजवान करते हैं जी, ये काम हमारे नौजवान करते हैं। मैं समझता हूं शाम तक बहुत से हो जाएंगे। क्रिएटिविटी लोगों में जरूर करेंगे। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर। मनोहर लाल जी जो मीडिया के सामने कम आते हैं, जिनका जीवन सादा है, बहुत कोई कंट्रोवर्सीज जिंदगी में नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल के हरियाणा के मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी आशंकाएं उठी, जिन पर आज उनसे सवाल पूछे। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिवाकर के फैसले का। मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है और सरकारी नौकरियों में बहुत दिनों के बाद वहाँ पे आज प्रतिभा, टैलेंट, मेरिट का चलन है। अदालत यह भी मानती है कि बहुत सारी समस्याएं जिनके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए वो उनको सत्ता के साथ मिली, लेकिन हाल की जो कुछ घटनाएं घटी है उससे उन पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया, चाहे वो जाट आंदोलन हो या राम रहीम का प्रकरण हो। उन्होंने अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों का काफ़ी मजबूती से जवाब दिया है। कुछ नए तथ्य भी हमारे सामने लाए हैं जिनसे अभी तक हम अनभिज्ञ थे, जिनकी हमें अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन
इस बात को उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति में परसेप्शन और धारणा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, और आज की तारीख में उनके बारे में एक धारणा बन गई है कि उन्होंने वो समुचित प्रयास नहीं कर पाए। इसके बाद जो आज उन्होंने कहा है उसके आलोक में कि ये लगता है कि अब उनको उन धारणाओं को मिटाने की, सही तस्वीर को सामने लाने की एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके पास मार्जिन ऑफ एरर या गलतियों करने की गुंजाइश जो है वो नहीं है। फिर भी जो उन्होंने अभी तक जो अच्छे प्रयास किए हैं, उनकी खुद की निजी एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के तौर पे छवि, उनकी अच्छी नीयत को देखते हुए अदालत उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी करती है, इस सलाह के साथ कि इन घटनाओं में जो सबक है उनको बाकायदा वो सीखेंगे। और एक और बात, ये बहुत ही साफ गोई में विश्वास करते हैं, थोड़े इनके बारे में कहता है अक्खड़ भी हैं, जो बात इनको अच्छी लगती है बोल देते हैं, सब बहुत अच्छी बातें हैं। थोड़ी सी होशियारी भी आप सीख लें पॉलिटिक्स में। इस उम्मीद के साथ कि मधुर लाल खट्टर इसी तरह से हरियाणा की जनता की सेवा करते रहेंगे, उन्होंने आज जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, और राम रहीम जैसे जो कुकर्मी हैं उनका हरियाणा की भूमि से वो सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।